नमस्कार। रेडियो रिमझिम 90.4 में हमारे सभी श्रोताओं को और दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक रंजन विशेष आमंत्रण पर रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में ससमय पहुंच चुके हैं। हम इनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर अभिषेक रंजन के बारे में हमें जहाँ तक लगता है कि जो भी व्यक्ति रेडियो से जुड़े हुए हैं, हमारे फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े हैं, वह जो है विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। लेकिन जो नए दर्शक, नए श्रोता जुड़ रहे हैं, उन्हें बताते चले। डॉक्टर अभिषेक रंजन गोपालगंज के एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और यह विगत कई वर्षों से गोपालगंज के जादवपुर रोड में एसबीआई एटीएम के पास अपना क्लिनिक चलाते हैं। इसके अलावा पटना में भी यह मरीजों का देखभाल करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर अभिषेक रंजन द्वारा सक्षम हॉस्पिटल का स्थापना किया गया है, जिसमें श्वास संबंधी बीमारियों का त्वरित गति से इलाज होता है, जिसे अंग्रेजी में आईसीयू कहते हैं। हमारे गोपालगंज के अगल बगल जिले के लोग जो है आपातकाल में गोरखपुर और पटना प्रस्थान करते हैं, वह सुविधा जो है गोपालगंज में कमला राय रोड में, कमला राय महाविद्यालय रोड में जो है यह सुविधा उपलब्ध है। सक्षम हॉस्पिटल की स्थापना की एक अजब कहानी है। बहुत सारे चिकित्सकों के आपसी परामर्श के बाद और यहाँ की स्थानीय समस्या को देखते हुए सक्षम हॉस्पिटल की स्थापना की गई। डॉक्टर अभिषेक रंजन, आपको पता ही है, यूपीएससी परीक्षा में सफल हुए थे, लेकिन गोपालगंज की जनता के सेवा के लिए इन्होंने चिकित्सा का क्षेत्र चुना। जो नए हमारे दर्शक और श्रोता जुड़ रहे हैं, उन्हें भी बताते चले। डॉक्टर अभिषेक रंजन के पास कोरोना काल में सैकड़ों की संख्या में मरीज आते थे, जहां सारे चिकित्सक अपने अपने जान की सुरक्षा के लिए घरों में कैद थे। उस समय गोपालगंज के युवा चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन ने गोपालगंज की जनता की सेवा की और उन्हें ठीक किया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए श्वास संबंधी बीमारी बहुत सारी है और उसको देखते हुए सक्षम हॉस्पिटल की स्थापना गोपालगंज के कमला राय रोड में की गई। आज भी बहुत सारे आईसीयू जो है वहाँ इलाज करा रहे हैं। अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय निकालकर डॉक्टर अभिषेक रंजन ने जो स्वास्थ्य जागरूकता का एक अलख जगाया है रेडियो रिमझिम के माध्यम से, उसे वह जारी रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार पुनः हम आपको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और यह बताइए कि बरसात का समय है, जाड़ा आने वाली है, उस समय जो है लोगों को हृदय संबंधी यदि कोई समस्या हो तो तत्काल में बिना हॉस्पिटल पहुँचे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बाद चिकित्सक से संपर्क करनी चाहिए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो रिमझिम जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म का नेशनल अवार्ड विनर आपका ये चैनल रहा है शुरू से। भारतीय सरकार से लेकर के अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा इसे मान्यता मिली और इसका पुरस्कृत किया गया है। इसलिए मेरे लिए ज़िले के गौरव की बात है कि मैं इस ज़िले का बेटा हूं और मेरे लिए बहुत हर्षोल्लास का समय होता है जब आप मेरे पास आग्रह करते हैं कि सर स्वास्थ्य जागरूकता हेतु समय निकालें। और मेरा इस मिट्टी के प्रति अपना कर्ज है जिसे मुझे चुकाना होता है, तो मैं कहीं ना कहीं उसमें एक अंश मात्र कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता हूं जागरूकता के माध्यम से, लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सलाह देकर। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न जैसे आपने पूछा कि अभी बारिश का मौसम है और आने वाले समय में ठंड की महीने शुरू होने वाले हैं, तो सर्वप्रथम ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि इस मौसम के साथ साथ जैसे अभी डेंगू का प्रकोप है, बहुत ज़्यादा है। पटना के आसपास तो हो ही रहा है, जैसे मैं वहाँ के भी ओपीडी देखता हूँ। यहाँ के अगर माहौल की बात करें तो तकरीबन आज
90-92 के आसपास जो मेरे पेशेंट्स थे, उसमें से 18 या 19 लोगों को डेंगू का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। ये चीज़ तो है क्योंकि यहाँ भी डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस मौसम में डेंगू के विशेष तौर पर जागरूकता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम गलती कहाँ करते हैं पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि हम लोग पैरासीटामोल का डोज गलत लेते हैं। पैरासीटामोल कई सारे ऐसे मैंने पेशेंट्स देखा है जिनका वजन 40-50 किलो है, वो भी 650 मिलीग्राम ले लेते हैं। पैरासीटामोल 60 या 60 किलो से ऊपर के ही इंकित है हाई डोज में लेना। पैरासीटामोल भी एक दवाई है, उसका भी अपना साइड इफेक्ट है, उससे भी सूजन आ सकता है, एसिडिटी बहुत होती है, लिवर के अंदर सूजन आता है हाई डोजेज में लेने पे वेट के इतर। तो ये समझना है कि पैरासीटामोल 60 किलो से नीचे के हैं तो 500 ग्राम लेना चाहिए, 500 मिलीग्राम लेना है। अब इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, बेवजह जो आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बुखार आ गया, सर्दी खांसी, आपको लगता है कि जाके उन्हें से एंटीबायोटिक ले ली, फलना दवाई दुकान से ले लेनी, फलना जगह से ले लेनी। और कई बार मैंने देखा है कि लोकल जो लोग हैं जहाँ अपने संबंधित कोई चिकित्सक या कुछ है कहीं से संपर्क करते हैं, वो भी बोल देते हैं कि एंटीबायोटिक ले लीजिए। सर असर गलत। फ्लू का सीजन है, वायरल फ्लू, वायरसेस भी सीजन में बहुत ज़्यादा हैं। डेंगू का सीज़न है, जो डेंगू वायरस है वो भी है। मलेरिया का सीज़न है, और ये वायरल फ्लू, डेंगू, मलेरिया, इन तीनों में कोई एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। इसकी वजह से एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं जो ऑलरेडी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, यानी आपका जो प्लेटलेट काउंट्स है ये तय सीमा से नीचे है, 1.5 लाख से नीचे है। इसमें कई बार 1 लाख तक रहता है क्योंकि कई सारे ऐसे आबादी मरीज हैं जिनका प्लेटलेट्स सामान्य तौर पे कम रहता है 1 लाख। वो अगर एंटीबायोटिक ले लें, उनको डेंगू का इन्फेक्शन, पता चला कि उन एंटीबायोटिक्स के असर से और ज़्यादा प्लेटलेट टूट रहे हैं। कई सारे लोग सिप्रोक्सिन, कई सारे लोग सेप्ट्राजोन इंजेक्शन बिना वजह के केवल फीवर के कारण लगाते हैं, अलग अलग ब्रांड नेम के। जब प्लेटलेट टूटता है, मरीज जो सामान्यतः 5 से 7 दिन में डेंगू का पेशेंट ठीक हो सकता है क्योंकि वायरस है, उसका साइकिल है। ताज़ा फल फ्रूट्स लीजिए, जितना ज़्यादा जूस पी सकते हैं लीजिए, नारियल पानी लीजिए, अपने बीपी को स्थिर रखिए, ORS इत्यादि इलेक्ट्रोल पाउडर का घोल लीजिए। बुखार आए तो 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल लीजिए। गैस इत्यादि बनने पर गैस की 1 या 2 गोली जैसे एसिलोक्रेंटेक इत्यादि ले सकते हैं, जो साधारण गोलियां हैं। ऐसे मैनेज कीजिएगा तो डेंगू कंट्रोल होगा। ठंड के समय जैसे जैसे अभी हम परिवर्तन कर रहेगा तापमान, तो विशेष सावधानी हृदय के मरीजों को ये देनी है कि अगर छाती में दर्द हो, आपको कुछ लक्षण विशेष तौर पे इम्पोर्टेंट है समझने कि ये छाती का लक्षण गैस से जुड़ा नहीं है। ये दोनों, कई बार मैंने पेशेंट्स को देखा है कि कई पेशेंट्स हृदयघात के शिकार होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कभी किसी प्रकार का छाती में दर्द है तो गैस चढ़ता। मेरे से भी आके बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं जा रहा है, आप चुपचाप एक ECG कराइए, 200-250 रुपए की जांच है, ECG करा लीजिए, आप निश्चिंत निफिक्र तो रहेंगे। जो संबंधित चिकित्सक है उनको दिखा लीजिए। जी गैस होगा, गैस का दर्द अलग है। सेंट्रल चेस्ट पेन गैस में होता है, फूड पाइप यहाँ से जाता है जो खाद्य नली, इसकी वजह से पेट का फूलना, डकार आना, थोड़ा सा बेचैनी मिचली होना, ये गले का जलना, ये गैस से होता है। छाती का दर्द जिसमें छाती दब रहा हो, लगे कि अंदर से घुटन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पसीना आ रहा है, हाथ में दर्द, छाती का दर्द जबड़े तक जो जाए, कान के तरफ, कंधे में दर्द हो, वही दर्द पीछे जा रहा हो, ये गैस नहीं है जी। इसकी भूल गैस के लिए ना करें। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ECG कीजिए तुरंत। ECG में जो संबंधित चिकित्सक है देख करके अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो तुरंत भर्ती करके पेशेंट को, जो भी क्लॉट या कहीं भी खून का थक्का जम रहा है, उसका इंजेक्शन दे करके, उसकी दवाई दे करके, थ्रोम्बोलाइज करके उसको कम करेंगे और पेशेंट को जान हानि से बचाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यह भी देखा जाता है कि हर दूसरा आदमी जो है परामर्श देने लगता है। किसी के छाती में दर्द हुआ तो कोई कहा कि पानी पी लीजिए, कोई कहा नारियल पानी पी लीजिए, यानी हर दूसरा आदमी डॉक्टर बन जाता है। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मिसडायग्नोस्ड केस हैं वो केवल और केवल छाती के दर्द के हैं, जो मैं देखता हूँ, क्योंकि छाती रोग विशेषज्ञ होने के नाते कई सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं छाती के दर्द के लिए। अब छाती क्या है, एक पूरे क्षेत्र को बोलते हैं छाती, यहाँ से लेकर के जो आपके गले के नीचे से शुरू होता है पेट के ऊपर तक, ये पूरा छाती है जी। सबसे आज मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाई देता हूँ आपके माध्यम से लोगों को भी जरूरी है कि छाती के दर्द के प्रमुख कारण क्या होते हैं। गैस की समस्या, न्यूरोमस्कुलर पेन भी एक बहुत बड़ा कारण है। न्यूरोमस्कुलर पेन बोलते हैं कि जो छाती के अंदर बाती के बीच से पतली पतली कोस्टोकॉन्ड्रल नर्व्स गई हैं, हाँ, जो छोटी छोटी नसें गई हैं हमारे बाती के बीच से, वो नसें जो हैं न्यूरोमस्कुलर बंडल्स के थ्रू जाती हैं। उन नसों में अगर सूजन आ जाए
तो फिर उससे भी दर्द है। कई बार मैंने कोस्टोकॉन्ड्राइटल पेन देखा है, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। अब आम भाषा में बताऊं तो ये जो बाती आपके छाती के बीच वाले हड्डी से जहाँ पर ज्वाइन करता है, ये सारा कार्टिलेज है, सॉफ्ट मुलायम जो यहाँ पार्ट है, हिस्सा जिससे दो हड्डियां जुड़ती हैं कार्टिलेज के सहारे। इसके अंदर इन्फेक्शन होने से बाती के अंदर का भी दर्द होता है छाती में, जो दबाने से प्रतीत होता है। कोस्टोकॉन्ड्रल वो एक्सरे से दिखता है। तो आपने देखा गैस से दर्द होता है छाती में, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस छाती के इन्फेक्शन से दर्द होता है, न्यूरोमस्कुलर पेन यानी छाती के नसों की बीमारी से छाती में दर्द होता है। इसके साथ साथ प्रीकॉर्डियल पेन, रेफर्ड पेन, जो छाती के हार्ट के अंदर सूजन से ब्लॉक होने की वजह से भी पेन होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मायोकार्डियल इस्चीमिया, हार्ट का पेन, हृदय का जो घात का पेन होता है। तो ये समझना है कि हर छाती का दर्द हृदय घात नहीं है, और छाती के दर्द से हृदय घात है या नहीं है, इसको अंतर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय घात होने के पहले कई बार हमारा शरीर हमको लक्षण देता है, हम नहीं समझ पाते। घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, सांस सीढ़ी चढ़ने पे फूलने लगना, कुछ भी सामान उठा कर जा रहे हो, जल्द थक जा रहे हो आपका दम ज़्यादा फूल रहा है, कभी बैठ करके उठे अचानक अंधेरा होने लगा, ये सब हृदय रोग के लक्षण हैं प्रमुखता से। हम इनको कमजोरी मानकर इग्नोर कर देते हैं, जिसका फल होता है कि वो जो क्लॉट शुरुआत में वैसोस्पाज्म कर रहा था, छाती में दर्द था, जो आपकी खून की नली थी वो चप रही थी, छाती में कुछ दर्द हुआ, आप गैस समझ के गैस की गोली खाई, अपने आप शरीर एडजस्ट कर गया। एक रास्ता बंद होता है तो शरीर के पास बहुत सारा सर्कुलेशन के लिए अलग नस है, उसको थोड़ा देर शरीर होल्ड करके जब तक अपना कंपनसेट करता है, एक के बदला दूसरा नस खुलता है, आधा घंटा 2 घंटा में गैस की इंजेक्शन दवाई देने पर जब आराम हो गया, आपको लगा गैस का था, दर्द आराम हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि ये तो आपका शरीर एडजस्ट किया है, आप खुशामदीद हो रहे हो, पूरा खुश हो रहे हो। अच्छा, यह बताइए कि जब आदमी को सांस लेने में तकलीफ हो या चलते समय हांफने लगे और लगे कि बाई चढ़ गई, लोग कहते हैं अरे बाई चढ़ गई हो, आप गर्मी पसीना हो गया, विशेष करके जो है बुजुर्ग लोग में यह बीमारी काफ़ी होती है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कभी भी एक्सर्शनल डिस्निया जैसे ये टर्म है बीमारी, इसको बोलते हैं कि कोई भी कार्य करने के समय थकान विशेष महसूस करना, दम फूलना। अब इसका अलग अलग ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 बोलते हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। पहला ग्रेड में क्या, पहला स्टेज का बीमारी है कि जो आप चलते थे उससे कम दूरी चल के थक जाते हैं, आपको लगता है कि सांस लेने में कुछ दिक्कत है, तब भी आप चल पाते हो, आपका पहले स्पीड कम हो जाता है। दूसरा ग्रेड में क्या है, जिसको डिस्निया स्टेज 2 बोलते हैं MMRC स्टेजिंग में, जो एक क्राइटेरिया है कि आप कुछ भी चलते हो, जैसे सीढ़ी पहले 10 कदम 15 कदम चढ़ जाते थे, अभी 5, 8, 9 कदम चढ़ते हो तो आपका दम फूलने लगता है, आपको महसूस होता है, ये स्टेज 2 है। भारी सामान उठाकर जो पहले जाते थे 100 मीटर, अब 50 मीटर के बाद थक जाते हो, बैठ जाते, स्टेज 2। तीसरा स्टेज है कि आपको दम फूलने के समय अगर आप अपना कपड़ा बदल रहे हो तो दम फूल रहा है, अगर आप कहीं बैठ करके यहाँ से टॉयलेट अपने लैट्रिन बाथरूम जा रहे हो, घर के अंदर चल रहे हो तो भी दम फूल रहा है, तीसरा स्टेज। चौथा स्टेज है बैठे बैठे भी दम फूल रहा है। इस तरह से आप 4 स्टेज में देखिए। और ये फेफड़े और हार्ट के युक्ति से बनने वाला बीमारी है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो ज्यादातर 50 वर्ष के ज्यादा बुजुर्गों को होता है। इस बीमारी का इलाज बिल्कुल है, इसको सही समय पे पहले के दूसरे स्टेज में पहचानने से लोग इतर हो जाते हैं, कमजोरी मानते हैं, बुढ़ापे के शिकार ज्यादातर लोगों को है, और ये एक जानलेवा बीमारी में भी तब्दील हो सकता है अगर स्टेज बढ़ता गया। कारण है कि इसका असर संपूर्ण शरीर पे पड़ेगा। धीरे धीरे आप देखिएगा कि ऐसे पेशेंट्स की मांसपेशियां सब सूखने लगती हैं, एकदम पतले दुबले लोग लगेंगे, पेट निकला, पूरा हाथ पैर सब सिकुड़ जाएगा, इस बीमारी से पूरा मांस सूखने लगता है। इसी वजह से सांस के रोगी है, चलने पे घबराहट होती है, दम फूलता है, वृद्ध है, उनको कभी भी इस बीमारी नहीं करना चाहिए। 50 साल आपको जरूर COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके लिए डायग्नोसिस कराकर संबंधित छाती रोग विशेषज्ञ से दिखाना बहुत आवश्यक है, हृदय घात से भी बचने के लिए, हृदय के सूजन से भी बचने के लिए, और फेफड़ों की भी सुरक्षा के लिए। डॉक्टर साहब, यह देखा जाता है कोई भी गंभीर बीमारी होती है तो लोग कहते हैं चलो गोरखपुर चल जाओ, चलो पटना चल जाओ। क्या इसका कोई उपाय सक्षम हॉस्पिटल में है? इस तरह की सुविधा है कि यदि व्यक्ति को गोरखपुर या पटना न जाना पड़े? देखिए, अभी हमारे जो कोरोना काल बीता उस काल में हमने महसूस किया
कि ऐसे कई सारे पेशेंट्स थे जिनकी जीवन हानि से बचाया जा सकता था। उनको अगर हमारे पास वेंटिलेटर आईसीयू की सुविधा होती, जो कि जिले में नहीं उपलब्ध, कहीं भी उपलब्ध नहीं। कारण है कि आईसीयू वेंटिलेटर मात्र लगा लेने से नहीं, उसके सेटअप के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज टीम चाहिए। जो डॉक्टर क्या है आपको एडवाइस कर देंगे, जो चिकित्सक हो, डॉक्टर का तजुर्बा अपना है उनके हिसाब से दे देंगे। लेकिन वो जो टीम होती है जिसको उस एडवाइस को एग्जीक्यूट करना है, पेशेंट आ गया, उसको 10 मिनट के अंदर ट्यूब लगा करके हार्ट लंग मशीन जो है, जिसको बोल सकते हैं वेंटिलेटर, उसके ऊपर तुरंत पेशेंट को शिफ्ट करना है, ताकि पेशेंट का सांस बंद हो रहा है तो मशीन उसके बदले सांस ले जब तक पेशेंट अति गंभीर अवस्था से ना निकले। तो टीम जो है वो यहाँ आज तक छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम पूर्वी चंपारण की पूरी सारों जिलों की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। टीम का अभाव था क्योंकि उस प्रति जागरूकता का अभाव था। अस्पताल है लेकिन उनकी जागरूकता भी नहीं रहती जनरली कि वैसे टीम को क्रिएट करें। हमने मेदांता, पारस, बहुत अच्छे अच्छे जगह के अस्पतालों से तजुर्बे वाले जो पहले लोग काम कर चुके हैं, एम्स के जैसे जो लोग पहले काम कर चुके हैं, वैसे लोगों के टीम को, नर्सिंग स्टाफ को, आईसीयू स्पेशलिस्ट को रहने की व्यवस्था दी, संपूर्ण खान पान का व्यवस्था दिया और उनको वहां से ला करके अधिक सैलरी दे करके यहाँ पर अपने हॉस्पिटल का हिस्सा बनाया, ताकि कोई भी पेशेंट आए तो उसको वही सुविधा मिले जो गोरखपुर से भी बेहतर हो। गोरखपुर से कम ना या बराबर ना, बेहतर। कारण है ये इस दावे का कि हमने अभी तक ऑन रिकॉर्ड, जून में ये हॉस्पिटल हमारा शुरू हुआ, आईसीयू के गंभीर रोगी के 62 पेशेंट को हमने एडमिट किया। 62 में से 2 डेथ हुई, 60 लोग पूरी तरह से ठीक होके गए, जिसमें हृदय के पेशेंट थे, किडनी के पेशेंट थे, पेट के थे, लकवे के पेशेंट थे और साथ साथ दमा, अति गंभीर अवस्था के जो ऑक्सीजन युक्त, जिसका ऑक्सीजन काफ़ी कम था, ऐसे भी मरीज थे। तो अगर एक इंटेंशन अच्छा है, आपका सद्भाव है, सेवा भाव है, आपके अंदर ये भावना है कि मेरे जिले के मरीज जो बॉर्डर क्रॉस करते करते डेथ कर जाते हैं हृदय घात से, फेफड़े के बीमारी से, लकवा से, जिनका बाहर जाने पर आर्थिक शोषण, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना भी होता है, उसको हम लोग एक उच्च स्तरीय अस्पताल सभी सुविधाओं से लेस बना करके आईसीयू दे करके अति गंभीर अवस्था में भी उनकी जीवन रक्षा की जा सके। और इसमें कुछ हद तक अभी शुरुआती स्टेज है, तो हम लोग पूर्णतः प्रयास करने के बाद कामयाब होना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। कई लोग ऐसे घबरा जाते हैं कि बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत पैसा लगेगा और बीमारी को दबाने लगते हैं, तो हमें लगता है कि इस तरह की बात आपके सक्षम हॉस्पिटल में नहीं होगी। देखिए, पैसा लगना ये बहुत बड़ा एक भूल भ्रांति है जो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मेरी भी अपनी फैमिली है, मान लीजिए मम्मी पापा, माँ बाप हैं या दादाजी हैं या कोई है। अब अगर पेशेंट की गंभीर से अति गंभीर अवस्था है तो सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य होता है कि मरीज को, अपने परिजन को ठीक करें। अब उसमें हम विकल्प देखते हैं कि कहाँ जाएं। अभी जो व्यवस्था है, मान लीजिए हर एक आदमी प्रयास करता है कि अच्छे से अच्छे जगह अपने परिजन का इलाज करें। तो अच्छा जगह, अच्छे इलाज के साथ साथ उचित इलाज और सही मार्गदर्शन में भी इलाज जरूरी है। क्योंकि अगर बिल्डिंग ही भवन बना लें, उसका रंगो रंगन कर लें, उसके अंदर इंटीरियर अच्छा करें, 5 स्टार होटल बना दें और उसके अंदर सक्षम टीम ही ना हो, अच्छा उचित व्यवस्था ही ना हो, उसके डॉक्टर तजुर्बे ना हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है पेशेंट्स को। काहे कि आईसीयू हर किसी के बस की बात नहीं। इसी वजह से हमने क्या किया कि पहले टीम पे काम किया। विशेष करके हॉस्पिटल के लिए जो भूल भ्रांति रहती है लोगों के मन में कि वहाँ रख करके पेशेंट ठीक भी है, कुछ बताते नहीं, किसी को कुछ समझाते नहीं, पेशेंट का क्या हालत है किसी को मिलने जुलने नहीं देते, डॉक्टर साहब बात नहीं करते। जी। मेरे पेशेंट में जो भी मेरे अपने पेशेंट्स हैं वो एडमिट होते हैं। जो बाहर से पेशेंट रेफर होकर पहले गोरखपुर जाते थे, कई डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ पेशेंट्स भेज रहे हैं, वो भी भर्ती होते हैं। सिवान से पेशेंट्स आए हैं, अभी भर्ती हैं। कई पेशेंट्स मेरे बेतिया के हैं जो भर्ती हैं। ऐसे सारे लोगों को मैं एक बात बताता हूँ कि हर एक राउंड के बाद मैं एक एक पेशेंट से खुद मिलता हूँ, उनके परिजन से। परिजन व्याकुल है, क्या हो रहा है, आईसीयू में क्या हो रहा है, एचडीयू में क्या है, जनरल वार्ड में, उनको मिल करके वस्तु स्थिति स्पष्ट बताता हूँ। मैं सारे पेशेंट्स को एक बात बताता हूँ कि हॉस्पिटल बस एक जगह है जहाँ रहना किसी को पसंद नहीं, मजबूरी सबकी होती है। हॉस्पिटल में मैं बस उसलिए पेशेंट को रखता हूँ कि पेशेंट को स्टेबल करूँ। इलाज संपूर्णतः किसी हॉस्पिटल में नहीं होता है। कारण है कि हॉस्पिटल में अगर आप 100% पेशेंट के ठीक होने तक रहेंगे तो आर्थिक तौर पे आप बहुत कमजोर होंगे। हमारे हॉस्पिटल का एक नियम है, 30 बेडेड हॉस्पिटल है, 30 बेड का। मेरे पास बहुत बड़ा बेड नहीं है, अभी ऑलरेडी हॉस्पिटल फुल है। तो मेरे लिए बस एक नियम है कि पेशेंट को 3-4 दिन, जितने कम से कम दिन में स्टेबल करो, जान हानि के खतरे से बचाओ, उसके बाद सुई दवाई देकर घर भेजो, घर अपना इलाज
अपना सुई दवाई कंटिन्यू करे, फिर आकर के बाद में मुझे 10-15 दिन में दिखा ले ना। 8 दिन 10 दिन 15 दिन रखना है। 4 से 5 दिन में पेशेंट को स्टेबल किया, पेशेंट घर गया। जीवन हानि से रोकने का उचित अस्पताल है, क्योंकि मेरे पास संख्या कम है। मैं अगर एक पेशेंट को 10 दिन 12 दिन रखता हूँ, बेवजह का रखूँ, तो जो जरूरतमंद पेशेंट है फिर उसको कहाँ रखूंगा, बेड तो सीमित है। इसी वजह से तो यहाँ शोषण का कोई बात ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, आप शुरू से ही अपने दृष्टिकोण लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखते रहे हैं, और यही वजह है कि जब गोपालगंज में कोरोना काल चल रहा था तो आप जो थे लोगों के सेवा के लिए एक दिन भी हॉस्पिटल बंद नहीं रखे। सुबह 9 बजे से रात को 9-10 बजे तक आप देखते थे। यह जो है मानव सेवा, इसके लिए तो हमारी टीम, हमारे श्रोता और दर्शक आपको धन्यवाद देते हैं। अभी अंत में एक ही बात बताइए कि सक्षम हॉस्पिटल में कोई संपर्क करना चाहे, कोई मिलना चाहे तो कैसे मिलेगा, कैसे संपर्क करेगा? सक्षम हॉस्पिटल के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे पास दो दूरभाष संख्या हैं जो मैं आपको बता देता हूं। एक है 7870331444। ये नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर 24 घंटे खुले रहता है। 7870331444। दूसरा जो दूरभाष संख्या है वो है 7990999721। ये भी दूसरा नंबर है। ये दोनों नंबर हमारे 24 घंटे खुले हैं। कोई भी आपातकालीन सेवाएं के लिए, किसी भी तरह से भर्ती करने के लिए सक्षम हॉस्पिटल में 24 घंटे इन दोनों नंबर से सीधा जुड़ा रहता है 7 दिन। और हमारे देख रेख में इन सारे पेशेंट्स का उचित समय, उचित इलाज, उचित मूल्यों पर यहाँ व्यवसाय करने नहीं बैठे हैं। हम यहाँ बचाने बैठे हैं। जो लोग हमारे ऊपर निर्भर चिकित्सक होने के नाते आदर भाव से और हमारे शरण में आते हैं, तो एक भक्त का भाव होता है, जिसके चलते मैं चाहता हूं कि हर लोग समझें कि पॉलिटिशियन या डॉक्टर्स में भी या किसी और व्यवसाय में भी कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ मध्यम, कुछ अच्छे, हर तरह के लोग हैं। क्या देखना पसंद करते हैं आपके ऊपर है, आप हैं, क्योंकि आईना होता है हमारा परिदृश्य। अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तो हमको दूसरे में भी कमी दिखेगी। हमको ये देखना चाहिए कि जिस ईश्वर का हम रूप हैं, उस रूप को पहचानने में हमें तो सालों साल क्या वर्षों लग जाता है। किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर बोलते हैं राम नाम सत्य है। इसी बात को मरने के बाद जो गा रहे हो पहले जाओ गाओ ना, कि भाई सत्य तो केवल यही है, एक ढेला तो लेके जाओगे नहीं। लेकिन हम लोग हाय पैसा हाय तौबा करते हैं व्यवसायीकरण के युग में, जिसका फल होता है कि कई अधम पाप हो जाते हैं हमसे, जिसका प्रायश्चित लास्ट तक होता नहीं। तो मेरे लिए मेरा कॉन्शियस, मेरी आत्मा हमेशा निर्मल साफ रहती है कि इस दुनिया में सेवा भाव के लिए मुझे ये रोल मिला है चिकित्सक का, और मैं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त शक्तियों से और मन मस्तिष्क के अपने यथाशक्ति तजुर्बे से उनका इलाज करता हूँ जो मेरे शरण में या निर्भीत आते हैं। और मेरा जीवन इसी के लिए कटेगा, और इसी को करते करते मुझे राम नाम सत्य होना है। डॉक्टर साहब, आपने इतना महत्वपूर्ण समय रेडियो रिमझिम के माध्यम से दिया और लोगों को हृदय संबंधी बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया। हम अपने दर्शकों के तरफ से, श्रोताओं के तरफ से, रेडियो रिमझिम टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।